नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। वक्त हो गया है मॉर्निंग ब्रेकिंग का, यानी कि कौन सी खबरें वो हैं जो आज दिन भर सुर्खियां बनी रहेंगी, बताएंगे आपको एक एक करके। लेकिन शुरुआत उत्तर प्रदेश से कर लेते हैं, जहां मायावती को लेकर बीजेपी नेताओं के विवादित बयान रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने अब मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। महेंद्र नाथ पांडे ने मायावती को लेकर अमर्यादित बयान दिया है। चंदौली की बैठक में महेंद्र नाथ पांडे ने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए मायावती पर अभद्र टिप्पणी की। जवान लिखता है नीचे कि अखिलेश के मुंह से कि वही साल है जो गेस्ट हाउस में पिताजी ने उतारा था, तो वो भी नटखट शब्दों में उत्तर दे रही है, हट नाटी कहीं का। महेंद्र नाथ पांडे यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने मायावती को समझने के बाद रिजेक्ट कर दिया। पांडे ने गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि मायावती अखिलेश को पूरी तरह बबुआ बनाकर छोड़ेगी। भविष्य की राजनीति माया को किसने नहीं देखा, बीजेपी ने टेस्ट करके भविष्य के लिए टोटली उनको रिजेक्टेड कर दिया है। बीजेपी के कोष्ठक में कई जगह नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, ये अखिलेश को पूरी तरह बबुआ बना के छोड़ेगी या भविष्य की राजनीति। बैठक में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष जब ये बयान दे रहे थे, तब मंच पर यूपी के चुनाव प्रभारी जेपी नड्डा और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। राम मंदिर निर्माण को लेकर हो रही देरी पर आरएसएस ने कांग्रेस और लेफ्ट को जिम्मेदार ठहराया है। इंद्रेश कुमार ने नवजोत सिंह सिद्धू पर भी निशाना साधा। आरएसएस नेता और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। अलीगढ़ में कार्यक्रम के दौरान इंद्रेश कुमार ने कहा कि राम मंदिर निर्माण में हो रही देरी के लिए कांग्रेस, लेफ्ट और मजहबी कट्टरपंथी ताकतें जिम्मेदार हैं। उन्होंने संतों से अपील की कि वो इनके खिलाफ एकजुट होकर धरना दें। इस जस्टिस का डिले, इसकी पहली कसूरवार कांग्रेस है, दूसरी कसूरवार लेफ्ट है, तीसरी मजहबी कट्टरपंथी ताकतें हैं, चौथे चंद जज हैं जिन्होंने जस्टिस को डिले किया है। कुंभ में चल रही परम धर्म संसद का आज दूसरा दिन है। राम मंदिर निर्माण को लेकर साधु संतों ने चर्चा की। प्रयागराज के कुंभ में चल रही परम धर्म संसद का आज दूसरा दिन है। सोमवार को शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की अगुवाई में परम धर्म संसद की शुरुआत हुई। इसमें राम मंदिर निर्माण को लेकर साधु संतों ने चर्चा की। परम धर्म संसद के दौरान शंकराचार्य स्वरूपानंद ने गंगा की स्वच्छता को लेकर सरकार से और कदम उठाने को कहा। शंकराचार्य ने देश में दिवाले से पहले शौचालय का नारा दिया। इस परम धर्म संसद में साधु संतों के अलावा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। 31 जनवरी से 1 फरवरी को विश्व हिंदू परिषद ने भी धर्म संसद बुलाई है, जिसमें राम मंदिर को लेकर अगली रणनीति बनाई जाएगी। कुंभ में आस्था के साथ राजनीति का संगम हो रहा है। प्रयागराज में एक तरफ संतों की धर्म सभा चल रही है, तो दूसरी तरफ आज कुंभ में पहली बार योगी कैबिनेट की बैठक होगी। आस्था की नगरी में सियासी आशीर्वाद लेने की होड़ मची है। आज प्रयागराज में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। बैठक के लिए सीएम योगी सुबह 10 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे, जबकि कई मंत्री पहले ही कुंभ की धरती पर पहुंच चुके हैं। जहां आज पूरा विश्व, पूरा देश कुंभ को लेकर केंद्र की और राज्य की सरकार की प्रशंसा कर रहा है, नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रशंसा कर रहा है, वहीं राजनीतिक द्वेष की भावना से ग्रस्त होकर कुछ दल अपने फ्रस्ट्रेशन में कहीं न कहीं कुंभ की और कुंभ की तैयारियों की आलोचना कर रहे हैं। प्रयागराज में हनुमान मंदिर में दर्शन के बाद 11 बजे कैबिनेट बैठक की शुरुआत होगी। बैठक के बाद संगम स्नान और पूजा की जाएगी। दोपहर में सीएम योगी साधु संतों से मुलाकात करेंगे। भी आलोचना प्रस्ताव सरकार के खिलाफ पारित किया गया है, जो उनको अच्छा रास्ता बताया गया। वो चाहते तो संसद से ये विषय लेकर के आते और कोर्ट को बाध्य कर देते 2 हफ्ते में फैसला देने के लिए, लेकिन उन्होंने उस रास्ते को नहीं अपनाया। ये इसलिए उनकी आलोचना का प्रस्ताव अभी इस सदन से पारित हुआ। अयोध्या कूच का प्रस्ताव है, शिलान्यास का प्रस्ताव है, उस पर विचार होगा, निर्णय लिया जाएगा, टाला नहीं जाएगा। और हम लोग यही चाहते हैं सरकार से भी कि अगर आपको राम भक्तों ने गद्दी पर बैठाया था राम मंदिर का निर्माण कर देने के लिए, तो आप भी उसमें हिला हवाली मत करिए और अपनी शक्ति दिखाइए। सरकार के अंदर अपरिमित शक्ति है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर रही है। यही दुर्भाग्य का विषय है। उत्तराखंड से अलग होने के बाद पहली बार संगम किनारे यूपी कैबिनेट की बैठक होगी। और पीएम मोदी आज छात्रों से सीधा संवाद करेंगे। पीएम मोदी परीक्षा से पहले आज छात्रों के हर सवाल का जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में देश भर के छात्रों से बातचीत करेंगे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में इस बार शिक्षक और अभिभावक भी शामिल होंगे।
पीएम मोदी छात्रों को परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहने के टिप्स देंगे। प्रधानमंत्री बताएंगे कि परीक्षा के दौरान शिक्षकों और अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए। जिंदगी में केवल 10वीं 12वीं की परीक्षा नहीं है, परीक्षाएं अनेक होती है। हमारी भी तो अभी मई में आएगी। परीक्षा पूरी तैयारी से करो, लेकिन तैयारी करने का मतलब तनाव लेना नहीं है। ये वो सिखाते हैं और उसके रास्ते क्या है, कैसे करें तो तनाव से मुक्ति मिलती है। और ये अध्यापक और पेरेंट्स को भी सिखाना जरूरी है, क्योंकि वो भी तनाव बढ़ाने में बहुत बार कारगर होते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। कार्यक्रम में 2000 से ज्यादा छात्र, शिक्षक और अभिभावक शामिल होंगे। इनका चुनाव एक ऑनलाइन प्रतियोगिता के जरिए किया गया है। My question to Prime Minister is that he does work for 18 to 20 years, so how he managed to do this work? तो we want to know कि उनको ये प्रेरणा और मेहनत कहाँ से मिलती है, उनकी इसकी शक्ति का क्या राज है। तो ये राज वो हमको भी बताए ताकि हम भी इतनी मेहनत करके अपने बोर्ड की परीक्षा में बहुत अच्छे अंक ला सकें। सब बच्चों की इच्छा होती है कि वो ऊंचे अंक प्राप्त कर एक सज्जन और एक सफल व्यक्ति बने, लेकिन एक बार जब वो अपनी छवि बना लेते हैं तो उन पर एक दबाव आ जाता है, सबकी उनके प्रति अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और उस दबाव के कारण उनका असफलता की ओर बढ़ावा हो जाता है। तो इस दबाव से किस तरह बचा जाए, बस मुझे इनसे ये पूछना है। परीक्षा पर चर्चा का ये दूसरा एडिशन है। पिछले साल भी पीएम मोदी ने छात्रों से बात की थी, तब उन्होंने छात्रों के लिए एग्जाम वॉरियर बुक भी जारी की थी। मार्च के पहले हफ्ते में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक 28 फरवरी के बाद कोई सरकारी ट्रांसफर नहीं होगा। लोकसभा और 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान मार्च के पहले हफ्ते में हो सकता है। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर प्रशासनिक तैयारी और तबादला प्रक्रिया को पूरा करने को कहा है। चुनाव आयोग ने इसके लिए राज्यों को 28 फरवरी तक का समय दिया है, यानी 28 फरवरी के बाद किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं होगा। चिट्ठी में आयोग ने राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि जो अधिकारी अपने गृह जिले में तैनात है और जो एक ही क्षेत्र में 3 साल से ज्यादा रह चुका है, उनका दूसरे इलाके में ट्रांसफर किया जाए। साल 2014 में आयोग ने 5 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही कांग्रेस ने अपनी बनने वाली सरकार की प्राथमिकताएं बताना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि 2019 में बनने वाली कांग्रेस सरकार मिनिमम इनकम गारंटी लागू करेगी। राहुल गांधी के मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम को बीजेपी ने झूठे वादे का पिटारा बताया है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी 2019 में सरकार बनाने का सिर्फ सपना देख रहे हैं, जो कभी पूरा नहीं होने वाला। राहुल गांधी जी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। सरकार में नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं और फिर से वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये सपना वो कुछ भी दिखा दें, देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी। सूत्रों की माने तो 1 फरवरी को पेश होने वाले अपने इस कार्यकाल के आखिरी बजट में खुद मोदी सरकार ऐसी योजना का ऐलान कर सकती है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम नाम से लागू होने वाली इस योजना के जरिए सरकार देश के गरीबों को एक तय रकम देने पर विचार कर रही है। वो न्यूनतम आमदनी क्या रहेगा, किस दर पे रहेगा, उसका क्या प्रारूप है, इस बात को स्पष्ट राहुल गांधी जी ने नहीं किया है और न्यूनतम आमदनी पर यहाँ पर हमारी सरकार कार्य कर रही है। उसी की देखा सीखी इस प्रकार की घोषणा यहाँ पे, जिसे चुनावी घोषणा हम कहेंगे, ये चुनावी घोषणा राहुल गांधी जी यहाँ पर आकर किए हैं। इससे पहले कल छत्तीसगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने न्यूनतम आमदनी का चुनावी वादा किया था। इससे पहले यूपीए के शासनकाल के दौरान भी सरकार को ऐसी योजना लागू करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे सरकार ने नहीं माना था। महाराष्ट्र में शिवसेना ने बीजेपी के 7 सीट बंटवारे के 50-50 के फॉर्मूले से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में रही। शिवसेना ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ सीटों का बराबर बंटवारा नहीं करेगी। मातोश्री में हुई शिवसेना सांसदों की बैठक में फैसला लिया गया कि बीजेपी के साथ गठबंधन में शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। हालांकि शिवसेना ने लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन का फैसला पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर छोड़ दिया है। ये एक नॉर्मल मीटिंग है पार्टी की, पार्टी चीफ ने बुलाई है, तो उसमें सबको बुलाने की जरूरत नहीं है। पार्टी चीफ निर्णय ले सकते हैं हमारे। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बीजेपी शिवसेना से गठबंधन तो चाहती है, लेकिन इसके लिए वो बेचैन नहीं है। जो आएगा उसके साथ और जो नहीं आएगा उसके बिना, जो येईल त्याला सोबत घेऊन आणि जो येणार नाही त्याच्याशिवाय। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने एक महिला के साथ बदसलूकी की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जांच शुरू कर दी है।
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मैसूरू में एक महिला के साथ बदसलूकी की। सिद्धरमैया ने महिला से माइक छीन लिया। ये घटना उस वक्त हुई जब सिद्धरमैया अपने विधायक बेटे यतीन्द्र के विधानसभा क्षेत्र बरुणा में लोगों से बात कर रहे थे। जमीला नाम की एक महिला ने सिद्धरमैया से उनके बेटे के बारे में शिकायत की। इतना सुनते ही सिद्धरमैया आपा खो बैठे और महिला से बदतमीजी करने लगे। महिला से सिद्धरमैया की बदसलूकी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से जवाब मांगा है। श्री राहुल गांधी को पहले ये बताना चाहिए कि वो सिद्धरमैया के साथ क्या करेंगे। ये कांग्रेस तंदूर कांड से आज तक बदली नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है कि वो कर्नाटक पुलिस को मामले की जांच के लिए कहेगा। बाद में सिद्धरमैया ने सफाई देते हुए कहा कि महिला मेरी बहन की तरह है। सिद्धरमैया ने इस घटना को दुर्घटना बताया है। वहीं महिला ने भी कहा है कि उन्हें उससे में बात नहीं करनी चाहिए थी। कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम से कन्हैया कुमार और शहला को हटा दिया है। महात्मा गांधी पर होने वाले कार्यक्रम में कन्हैया को स्पीकर के तौर पर बुलाया गया था। कांग्रेस ने विवाद के बाद देशद्रोह के आरोपी जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिया गया न्योता वापस ले लिया। कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में भाषण देने के लिए कन्हैया कुमार को न्योता दिया था, लेकिन जब देशद्रोह के आरोपी को कार्यक्रम में बुलाने को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठने लगे तो भाषण देने वालों में से कन्हैया का नाम हटा दिया गया। कन्हैया के अलावा जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शहला राशिद को भी कांग्रेस ने न्योता दिया था, लेकिन विवाद के बाद शहला राशिद का नाम भी हटा दिया गया। कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की पक्षधर है। कांग्रेस पार्टी की बी टीम है टुकड़े टुकड़े गैंग। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी के मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 हफ्ते पहले कन्हैया कुमार के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। अब इस मामले में दिल्ली सरकार की मंजूरी का इंतजार है। और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल में रैली करने जा रहे हैं। इससे पहले ऊना में अमित शाह ने कांग्रेस पर परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगाया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे। अमित शाह की कटक के कोलिया और वेस्ट मिदनापुर में रैली है। इससे पहले कल हिमाचल के ऊना में पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन में अमित शाह ने कांग्रेस पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने एक अलग ही OROP योजना चला रखी है। एक नई किस्म का वन रैंक वन पेंशन दिया और ये दोनों पार्टियों के बीच का एक अंतर समझाता है। हमारा वन रैंक वन पेंशन सेना के जवानों के परिवार के कल्याण के लिए है। उनका पेंशन वन रैंक वन पेंशन, वन रैंक वन पे, ये तो किसके लिए है? गांधी और वाड्रा परिवार के लिए। ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होना है। ऐसे में बीजेपी की नजर लोकसभा के साथ राज्य की सत्ता पर भी है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने एक नागरिक को अपना निशाना बनाया है। ये घटना पुलवामा इलाके की है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने कल एक स्थानीय नागरिक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस के मुताबिक त्राल इलाके में आतंकवादियों ने तारिक अहमद वानी को करीब से गोली मारी। वानी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से डॉक्टरों ने बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वानी सुरक्षा गार्ड का काम करता है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और इलाके में सुरक्षा और बढ़ा दी है। इधर उत्तराखंड के चक्राता में भारी बर्फबारी के बाद 4 पर्यटक फंस गए हैं। पर्यटकों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके रेस्क्यू की अपील की। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी सैलानियों के लिए मुसीबत बन गई है। दिल्ली के 4 पर्यटक चक्राता के पास एक होटल में 3 दिन से फंसे हुए हैं। पर्यटकों ने वीडियो वायरल कर प्रशासन और सरकार से मदद मांगी है। चक्राता और लोखंडी में हर तरफ बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। सड़कों पर बर्फ की 5 फीट की मोटी परत जम गई है, जिससे परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। चक्राता पुलिस के मुताबिक आज दोपहर तक इस इलाके में जेसीबी मशीन पहुंचेगी, जिसके बाद बर्फ को काटकर रास्ता बनाया जाएगा। उम्मीद है कि बर्फ हटने के बाद इन पर्यटकों को वहां से निकाला जाएगा। हम लोग बस यही अपील कर रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, लोकल गवर्नमेंट से, सीएम से कि प्लीज रास्ता क्लियर करवा दिया जाए ताकि हम लोग वापस जाएं, क्योंकि खाना पीना सब कुछ खत्म हो रहा है यहाँ पे। वी रिक्वेस्ट यू कि जल्द से जल्द हमारी हेल्प करवा दिया जाए। थैंक यू। और आज होने वाली बीटिंग द रिट्रीट की वजह से दिल्ली में कई रास्तों को बंद किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने इसे लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। विजय चौक पर आज होने वाले बीटिंग द रिट्रीट में भारतीय सेना अपनी ताकत और संस्कृति का प्रदर्शन करेगी। इस समारोह में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बैंड शामिल होंगे। बैंड की धुनों पर जवानों के कदमताल देखकर हर भारतीय का सीना
गर्व से चौड़ा हो जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी समेत उपराष्ट्रपति मौजूद रहेंगे। गणतंत्र दिवस के लिए दिल्ली आई सैन्य टुकड़ियां इस समारोह के खत्म होने के साथ ही अपनी अपनी यूनिट और बैरक में लौट जाती हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। कार पलटने के बाद शिवना नदी में गिर गई। मंदसौर के नाहरगढ़ इलाके में कार सूखी नदी में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक की हालत नाजुक है। सोमवार की रात दोस्त की बर्थडे पार्टी मनाने के बाद ये सभी वापस नाहरगढ़ लौट रहे थे कि अचानक इनकी कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 3 बच्चे एक्सपायर हुए हैं और 3 घायल हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर है।